नमस्कार, मैं सचिन कौशिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं रियल एंटरटेनमेंट टीवी के एक वीडियो में। शोएब चौधरी उस चैनल के प्रेजेंटर हैं और उस वीडियो पे मेरा रिएक्शन देखेंगे। पहले ये देखेंगे कि उसमें वो बात क्या कर रहे हैं, बिकॉज वो एक पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तानी चैनल चला रहे हैं यूट्यूब पे, जिस पे वो हर मुद्दे पे पब्लिक का रिएक्शन लेते रहते हैं। ऐसे ही उन्होंने एक रिएक्शन लिया है, ऐसे ही एक उन्होंने रिएक्शन वीडियो बनाया है और उस रिएक्शन वीडियो के ऊपर मेरा एक रिएक्शन आने वाला है। मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये रिएक्शन पसंद आएगा और क्या उस वीडियो में होता है, क्योंकि वो वीडियो मैंने भी अभी पूरी तरीके से सही से नहीं देखा है, तो मैं भी एक तरीके से फर्स्ट टाइम ही वो वीडियो को देखूंगा और उस रिएक्शन के ऊपर मेरा कैसा रिएक्शन आएगा ये चल के देखते हैं। हो सकता है आप लोगों को काफी मजा आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। हमारे साथ मौजूद है आबिद अली भाई और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आबिद भाई की एक रिक्वेस्ट भी है जो कि वो इंडियन गवर्नमेंट से करना चाहते हैं, क्योंकि अभी खबर के मुताबिक जो पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हैं उन्हें वीजा मिल रहा है इंडिया के लिए कि वो वहां पे जाकर वर्ल्ड कप को कवर कर सकें। इसके अलावा गगनयान के हवाले से बात करेंगे, जो उनकी टेस्ट फ्लाइट थी वो कामयाब हुई है और आने वाले टाइम में उसका क्या होने वाला है, क्या फायदा होगा इंडियंस को, इसके ऊपर बात करेंगे और भी बहुत सी बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। देखिए, हम लोगों ने अप्लाई किया, हमें वीजा नहीं मिला। ठीक है। हमें मैच की टिकट नहीं मिली, हमें इंडिया की टिकट नहीं आप मिली। जर्नलिस्ट नहीं ना? देखिए, जर्नलिस्ट नहीं हूँ तो काम तो कर रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन बात सारी करने की ये बात है तो कि सही देखिए है। हमने अप्लाई भी किया, ठीक है। हमें वीजे नहीं मिले। अब जर्नलिस्ट भी जा रहे हैं, यूट्यूबर भी जा रहे हैं और ये एथेंटिक बात है, 100% बात है बिल्कुल ऐसे ही कि है। लोग उधर जा रहे हैं, उन्हें वीजे मिल रहे हैं। ठीक हो गया। मुझे दुख हुआ इस चीज को लेके कि मैं नहीं जा सका। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं फाइनल देखता, स्टेडियम में बैठ के बड़े बड़े स्टार्स को देखता और उधर मतलब अच्छा एक खास तौर पे हाँ फाइनल जी, इंडिया पाकिस्तान का होता तो। फाइनल होता तो बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन अभी फिलहाल वो नजर नहीं आ ठीक है। रहा। अच्छा। लेकिन मैं हाँ। आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इंडिया के जो ऑफिशियली लोग हैं, देखिए मोदी जी का मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा था कि मैं यूट्यूबर्स को देखता हूँ, मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ। ठीक है। तो हो सकता है कि उन्होंने भी कभी हमें देखा हो। देखिए मोदी जी तो चलो ऊपर का लेवल आ जाता ठीक है, है। उनसे नीचे जो उनके डिपार्टमेंट कोई हैं मिनिस्टर्स हैं या जी, ऑफिशियली जो लोग हैं जिनके हाथ में ये मामला हैं, ठीक है। काश वो लोग। देखिए, ये बात तो इनकी बिल्कुल सही है कि मोदी जी यूट्यूबर हैं, उनका यूट्यूब चैनल है और उन्हीं का क्यों, आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी का भी यूट्यूब चैनल है। और ये इंडियंस लोग इतना यूट्यूब चैनल, अभी यूट्यूब की कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था, यूट्यूब ऑफिशियल अमेरिका ने ये बताया था कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो क्रिएटर यूट्यूब में मौजूद है वो इंडिया से सबसे ज़्यादा मौजूद है। और सोशल नेटवर्क की यही ताकत है, यही यही समझिए सोशल नेटवर्क आजकल कितनी बड़ी पावरफुल इंडस्ट्री बन चुका है कि मोदी जी जैसे बड़ी शख्सियत, राहुल गांधी जी जैसे बड़ी शख्सियत को भी यूट्यूब पे आके अपना एक चैनल चलाना पड़ रहा है, अपना एक चैनल बनाना पड़ रहा है और उनको सेम वही काम करना पड़ रहा है जो कि एक आम क्रिएटर करेगा। उनको भी वहीं पे इंफॉर्मेशन देनी पड़ रही है, क्योंकि आज का यूथ जो है ना वो टीवी से ज़्यादा सोशल नेटवर्क में है और सोशल नेटवर्क में भी वो ज़्यादातर यूट्यूब को ही चलाता है। दुनिया का दूसरे नंबर सर्च इंजन है, तो इसलिए सारे के सारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वर्ल्ड की, जितनी भी बड़ी बड़ी आप जानेंगे इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके कोई ना कोई विंग सोशल नेटवर्क पे मौजूद है। तो उसी की तरह मोदी जी का भी यूट्यूब चैनल है। जितने लोगों को इंडिया हो या वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, अगर उनको पता नहीं था तो अभी जाके यूट्यूब में सर्च कीजिए, मोदी जी के नाम पे ज़रूर आपको चैनल मिल जाएगा। और साथ ही साथ राहुल गांधी जी के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना आपको गवर्नमेंट जो है उसके बारे में जानना जरूरी है, उतना ही आपको ये जानना जरूरी है कि विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या बोलना चाह रहा है, विपक्ष बात क्या है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। फिलहाल वीडियो देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। लोग ये वीडियो देख लें और वो हमें इंडिया बुलाएं, हम लोग मैच देखें, ठीक है। बड़ी दिल की ख्वाहिश अच्छा, है। ये चीज मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर कोई इंडिया से ऑफिशियली या खासतौर पे एम्बेसी के लोग आबिद भाई की वीडियो देखेंगे या अगर उन्होंने देखी होगी और इस वीडियो के बाद वो जरूर कोई ना कोई अप्रोच करेंगे, इन्हें वीजा मिलेगा। ये मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। आबिद भाई क्या समझते हैं, कैसे आपकी वीडियो पहुंचाई जाए वहां तक? सर देखिए, लाखों हजारों करोड़ों लोग जो है वो इंडिया जा रहे हैं मैच देखने के लिए। तो दुनिया से। दुनिया से, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो एक आबिद अली भी आ जाएगा तो उसमें कोई मतलब वो नहीं है। और मुझे तो दिल की खुशी होगी क्योंकि मैं इंडिया देखना चाहता हूँ। ठीक है। इसी बहाने से इंडिया भी देखूंगा, इंडिया के लोगों से मिलूंगा, इंडिया के खाने खाऊंगा, इंडिया की सैर करूंगा। ठीक है। तो उसके लिए देखिए बड़ी कोशिश है।
कि शायद कोई ऑफिशियली इंसान हमें देख ले और वो कोशिश कर लें एक बार, तो इंशाल्लाह हो सकता है। मेरी भी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी देख रहे हैं, जहां तक भी आप ये वीडियो पहुंचा सकते हैं, कि लेट्स सपोज अगर किसी के जानने वाले हैं कहीं एम्बेसी में या ऑफिशियली कोई लोग जानने वाले हैं, कम से कम आबिद भाई का पैगाम पहुंचा देना। बाकी अगर ये मेरिट पे मतलब इनके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे तो डेफिनेटली तभी इन्हें वीजा वगैरह मिलेगा। आबिद बिल्कुल शोएब भाई, आपकी रिक्वेस्ट और आबिद भाई की रिक्वेस्ट को आगे बिल्कुल पहुंचा दिया जा रहा है। मेरे से जितनी कोशिश हो सकेगी मैं भी कोशिश करूंगा, और मैं अपील करूंगा कि इंडिया में अगर कोई ऐसे हैं जो कि जान पहचान रखते हैं तो वो भी पूरी कोशिश करें यार, इनको किसी तरह से इंडिया बुलाया जाए और इंडिया का भी रिएक्शन ये नोट करें। ये जिस तरह से इनके रिएक्शन वीडियोस अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे वीडियोस बनते हैं, ये ऑथेंटिक रिएक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान में अगर कोई लोग गलत बोल रहे हैं तो वो उनको करेक्ट भी करते हैं कि नहीं यार इंडिया ऐसा कर रहा है, और अगर इंडिया गलत है तो ये वहाँ पे उसको क्रिटिसाइज भी करता है। मैं पर ये अभी तक जो रिएक्शन ले रहे हैं, ज़्यादातर रिएक्शन इनके जो है पाकिस्तानी आवाम के हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार आके ये इंडिया में भी इंडियन पब्लिक का भी प्रोस्पेक्टिव है और उनका रिएक्शन नोट करे। तो हो सके तो यार इंडिया के जानने वालों, इंडिया के लोगों, कोशिश करो कि इन्हें वीज़ा दिलवा दो यार किसी भी तरीके से। हालांकि ये तो सब मेरिट पे डिपेंड करता है एंड डॉक्यूमेंटेशंस पे डिपेंड करता है, और जो एम्बेसीज में लोग बैठे हुए हैं उनके क्या मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर उस पर ये खरे उतरेंगे तो इनको बिल्कुल वीज़ा मिलना चाहिए। पर कोशिश ये करी जाए यार कि कैसे भी करके इनको वीज़ा दिलाया जाए यार। एक बार देखना चाहते हैं कि ये इंडियन आवाम के बीच में होके इंडिया का जो रिएक्शन नोट करेंगे वो रिएक्शन कैसा आएगा, वो मैं भी देखना चाहता हूँ और आशा करता हूँ आप सब भी देखना चाहते होंगे। तो एक बार कोशिश करो कि इनको वीजा मिल जाए। थोड़ा सा टॉपिक की तरफ आते हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर भी बात करेंगे, वर्ल्ड कप के फाइनल के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले जो गगनयान उनका एक मिशन था आज उन्होंने वो किया, टेस्ट फ्लाइट थी, वो कामयाब हो गई है। क्या कहना चाहेंगे अब इंसान वो जो सा मून पे लेके जाने वाले? एक्चुअली देखिए, पहले इनका चंद्रयान कामयाब हुआ। चंद्रयान जब कामयाब हुआ तो वो एक रिबॉट सिस्टम था, मतलब उसमें कोई इंसान नहीं था, वो एक गाड़ी थी, उसमें से सारा सिलसिला था जो सर्च करेगा ऊपर। अब वो अपने इंसानों को ऊपर भेज रहे हैं और ये इंडियन लोग ऊपर जाएंगे, और इंडिया के लिए बड़ी फख्र की बात है ये कि इंसान ऊपर जाएंगे। अभी देखिए, मैं सुपर पावर की बात करता होता था, हमारे लिए बहुत फख्र है, हमें बहुत प्राउड है। मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया के आगे वो घुटने टेक सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी में। और आज देखिए आपका ऑफिशियली बयान अमेरिका का, आप देखिए सुनिए, उन्होंने क्या बात की। उन्होंने कहा जो इंडिया ने टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से ये ऊपर गए हैं, चांद के ऊपर, मून के ऊपर गए हैं, वो टेक्नोलॉजी हमें भी दें, क्योंकि इंडिया बहुत कम पैसों में चांद पे गया है। अभी की ये स्टेटमेंट है जो अमेरिका की एजेंसी है। अभी देखिए चाइना गया, अमेरिका गया, रूस गया, लेकिन इन्होंने इंडिया से 20 गुना 40 गुना ज्यादा डॉलर लगाए हैं ऊपर जाने के लिए, और इंडिया का रिकॉर्ड बन गया ये कि बहुत कम पैसों में ये चांद पे गए हैं। तो अभी अमेरिका भी देख रहा है, उसकी भी आंखें खुली हैं। अब वो इंडिया से टेक्नोलॉजी मांग रहा है कि आप कम पैसों में कैसे गए हैं, हमें भी बताइए। आबिद भाई और शोएब भाई, देखिए सही बात तो ये है कि चांद पे हम अब गए हैं, आप पिछले 76 साल पहले ही चांद पे चले गए थे। देखिए हम लोग चांद पे, आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारे चांद पे अभी तक मशीन गई थी, अब हम इंसान को पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। बट आपके तो झंडे पे भी चांद है यार, तो आप लोग क्यों नहीं तैयारी कर रहे हैं? थोड़ा सा कोशिश कीजिए, अपनी गवर्नमेंट को समझाइए कि भैया हमारे तो झंडे में ही चांद है, हमें चांद पे क्या जाना। आपके यहाँ से तो ऐसे बयानात भी आए हैं आपके मिनिस्ट्री के लोगों के कि यार जब यहाँ ही से चांद दिख रहा तो चांद पे जाके क्या कर लेंगे, चांद पे जाने की क्या जरूरत है। तो मैं तो कहता हूँ यार चांद की तरफ देखो भी मत, आप अपने आपके झंडे में ही चांद है यार, आपको तो किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप तो 76 साल पहले ही चांद पर हो यार। ऐसे ही है। अच्छा, पाकिस्तान की भी थोड़ी सी बात करते हैं। अब नवाज शरीफ साहब आए यार, ये मुझे चंद्रयान से याद आया, मिशन मून से याद आया। नवाज शरीफ साहब भी अपनी एक स्पीच में रिसेंटली कह चुके हैं कि भाई इंडिया को देख लें, वो चांद पे पहुंच गए, वहाँ G20 की मीटिंग है और हम जो उनसे दूसरे कंट्रीज में जाके एड मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब तो वो पाकिस्तान में आगे हैं, क्या रिलेशन बेहतर कर पाएंगे? क्या आप समझते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ अब कोई ताल्लुकात बेहतर होंगे और पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड रिज्यूम होगी? देखिए इसके ऊपर तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, ये सियासतदान मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये मतलब हर इंसान की चॉइस होती है, मुझे ये लोग बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि इन्होंने बारियां लगाई, बारी पहले मैं आऊँगा फिर आप आओगे, पहले मैं आऊँगा फिर आप आओगे, इससे हमारे मुल्क का खाना खराब हुआ। लेकिन
नवाज शरीफ साहब की एक क्वालिटी जो है वो मुझे पसंद है कि वो थे तो इंडिया के साथ ट्रेड भी चलता था हमारा, ठीक है। इंडिया के साथ ताल्लुकात भी बेहतर थे। एक सीरीज मैच की पाकिस्तान में होती थी, एक इंडिया में होती थी। विजिट भी किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ का, जी उनके जी जो बिल्कुल। इवेंट था, फैमिली इवेंट था। मोदी साहब जो हैं उनके घर आए थे, ठीक है। और अचानक आए थे, मतलब बड़ा और बड़े जबरदस्त लोगों लगा। ने ये भी इशू बनाया कि भाई बगैर वीजे के, ओ भाई प्राइम मिनिस्टर को मतलब वो पहले वीजा जाएंगे, एम्बेसी जाएंगे कि भाई वीजा दे दो, पाकिस्तान जाना लेकिन है। शुएब भाई हकीकत जो है ना नहीं वो नहीं, बयान सही करनी बात है। चाहिए। आपको पता है कि हम लोग सच की बात करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने 3 टेन्योर गुजारे पाकिस्तान में, 3 बार वजीर आजम बने, अब चौथी बार फिर चांस के चक्कर में आ गए। और मैं अवाम की बात करता हूँ कि ये लोग फिर वोट डालेंगे इन्हें। अभी देखिए एक मिसाल बनी हो कि आजमाए हुए को बार बार नहीं आजमाना चाहिए, कोई नए इंसान को मौका देना चाहिए। तो नए आप इंसान कौन है फिर? आप प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए तो खड़े शुएब हो भाई जाए। उसके लिए आपको भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ करना है, आपकी टीम में से कोई है उसे भी कुछ करना है, Definitely. और बहुत से लोग हैं। अब हमें इन लोग नहीं, ये जो आबिद भाई हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, इसलिए इनको पसंद करते हैं, इंडिया में भी काफी लोग इनको पसंद करते हैं। देखिए बात तो सही है, पर आप समझना पड़ेगा कि आप जो ये अभी आपने जो बात बोली ना आबिद भाई कि जब नवाज शरीफ जी आपके प्राइम मिनिस्टर रहे जितने दिन, तो उसमें ताल्लुकात अच्छे रहे। ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करी गई, पर हमेशा बैक बाइटिंग हुई हमारे पास। हमको हमारे ना वो क्या बोलते हैं कि पीठ में ना छुरा घोपा गया, खंजर घोपा गया आपकी तरफ से। हमेशा हम लोगों को ऐसे ही फील होता है, क्योंकि आप 99 में ले लें, क्या हुआ यहाँ से हमारी तरफ से समझौता एक्सप्रेस जा रही है, समझौता बस जा रही है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके पास आए, काफ़ी सारे बड़े मिनिस्टर्स आपके पास आए, वहाँ पे कारगिल युद्ध हो गया। उसके बाद अभी हमारे जिस वाक़या की आप बात कर रहे हैं कि हमारे मोदी साहब वहाँ पे पहुँचे, मोदी साहब ने वहाँ पे जाके विजिट करा विदाउट प्रोटोकॉल तोड़ के। सोचिए कितना बड़ा प्रोटोकॉल उन्होंने तोड़ा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन वो आपके यहाँ लैंड कर जाते हैं, और उस बीच आपको ये पता नहीं है कि इंडिया में उन इस चीज़ के बारे में कितने लोग उनके खिलाफ थे कि आप क्यों गए वहाँ पे, आप ऐसे कैसे चले गए। पर फिर भी वो जाते हैं कि नहीं यार मैं जाऊँगा, मैं वहाँ पे बिल्कुल उनके घर में कोई फंक्शन है, मेरे को उसमें शरीक है, मेरा पड़ोसी है, मेरा दोस्त है, मेरे को जाना है। और उसके बाद क्या होता है, जस्ट उरी हो जाता है हमारे साथ। तो ये चीज़ें हमारे साथ, पर हाँ, पर ये तो सब हुई बातें इमोशनल के तौर पे ना, इमोशन के तौर पे। प्रैक्टिकली इंडिया ने ये देखा है कि जब जब आपके ऊपर किसी तानाशाह रहा है, यानी कि मतलब जैसे आपके यहाँ पे परवेज मुशर्रफ भी आर्मी से रिलेटेड बंदा जब भी आपके यहाँ पे रहा है, आपके ऊपर राज कर रहा है, तब आपके यहाँ से पीस ज्यादा रहा है, कम कॉन्फ्लिक्ट उठाया आपकी तरफ से, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा नहीं हो पाया है आपके और हमारे बीच। जब तो इससे ये समझ में आता है यार कि आप लोगों को ना एक तानाशाह की जरूरत है। और आप ही को क्यों, जैसे आप अपने आपको इस्लामिक बोलते हैं, एक चीज को आप गौर कीजिएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके आप भी मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें ज्यादातर में तो कहते हैं डेमोक्रेसी है नहीं। एक आप डेमोक्रेसी जरूर बोलते हैं, पर आपके यहाँ पे भी डेमोक्रेसी जैसी चीजें दिखती नहीं है। तो आप पे जब जब तानाशाह रहा है, या कोई मुल्ला रहा है, या कोई ऐसा बंदा रहा है जो कि राजा रहा है आपके इस्लामिक कंट्रीज में, ये कंट्रीज अच्छे से रन करी हैं। और वही चीज पाकिस्तान के साथ भी होती है। अगर उस पर जब जब तानाशाह हमने बैठा हुआ देखा, कोई आर्मी से रिलेटेड बंदा देखा, तो तब स्मूथ चीजों ने वर्क किया है। और जब जब हमने देखा है कि एक नॉर्मल डेमोक्रेसी से चुना हुआ इलेक्टेड बंदा रहा है, तो तब वहां पे प्रॉब्लम हुई है। कोशिश करी गई है कि हर समय चीजें सुधारी जाए, पर पीछे से आपकी उससे बैक बाइटिंग हो जाती है हमारे साथ। तो ये प्रॉब्लम तो हमेशा से रही है। तो इस पे भी तो गौर करने की बात है। तो क्यों उनके आबिद ऊपर भाई? नहीं रहना। देखिए इनके 3 टेन्योर चेक कीजिए, इन्होंने क्या किया 3 टेन्योर में। इन्होंने पाकिस्तान का नक्शा बदला, 4 सड़कें बना दी, उन सड़कों से एजुकेशन नहीं मिलती। कब तक हम पॉलिटिशियंस के सर पे बैठे रहेंगे? इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी या कोई भी हो, हमें खुद आवाज उठाने की जरूरत है, हमें खुद ग्राउंड में आके वर्क करने की जरूरत है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, और हम कुछ ना कुछ कर भी रहे हैं। आने वाले टाइम में मैं भी आबिद भाई इलेक्शन में अपना जो सा पार्टिसिपेट करें, मैं पार्टिसिपेट करूं, और ये करना चाहिए। यहाँ पे ये कहा जाता है हो नहीं, इलेक्शन लड़ने के लिए तो पैसे बड़े चाहिए। शुएब भाई अब टाइम आ गया हुआ है, अब हमें कुछ करना होगा। आज आप भी पैसों की आपने बात की, आज मैं गया उस रोड पे जहाँ नवाज शरीफ साहब का जलसा था। ये मुल्क गरीब है, ये मुल्क फकीर है, इधर खाने को कुछ नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए का जो है ना उन्होंने आज प्रोटोकॉल दिया, जलसे किए हैं, और करोड़ों रुपए के थे। ऐसी ऐसी गाड़ियां मैंने देखी हैं, लोगों के हाथ में टी शर्टें पहनी हुई हैं उसकी, नवाज शरीफ की। उन्होंने म्यूजिक चल रहे हैं, साउंड सिस्टम आए हुए हैं, और
पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी देखी, यानी कि इतना पैसा अपने मुल्क के ऊपर लगाया जाए। ठीक है। एक जलसा इनका अरबों रुपए में चला जाता है। यही जलसे में अगर एजुकेशन की बात की जाती, यही जलसे में अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाती, तो मैं भी शायद सपोर्ट करता, आप भी अप्रिशिएट करते। आबिद भाई, हम शोएब भाई, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है आबिद भाई कि बहुत पैसा खर्चा हुआ, और आपने ही नहीं पूरी दुनिया ने ये देखा कि ऐसा देश जो कि जगह जगह जाके सिर्फ पैसे की डिमांड कर रहा है कि उनके पास प्रॉब्लम है, उनको पैसे की जरूरत है, वो अपने ग्राउंड में अपने कंट्री के अंदर ही पैसे की बेफजूल खर्ची इस तरीके से कर रहा है। बट जितनी गलती ना आपके ये सियासतदानों की है, जितनी गलती आपके पॉलिटिशियंस की है, मैं समझता हूँ उतनी गलती ना पाकिस्तान के यूथ की भी है। क्योंकि हिंदुस्तान में क्या हुआ कि हिंदुस्तान में ऐसा होता था, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान बिल्कुल ऐसा कभी हुआ ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर कभी ऐसी चीजें हुई नहीं, बहुत होती थी ऐसी चीजें। बट इंडिया के यूथ ने धीरे धीरे साइकोलॉजी चेंज करी। एंड सीधी सी बात है यार, मैं फाइनेंस सिखाता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स सिखाता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे को ये सीधी सी समझ में आती है कि डिमांड एंड सप्लाई, जिस चीज की डिमांड होगी उस चीज की हमेशा सप्लाई आपको मिलेगी, वही चीज है। इंडियन यूथ ने बोला यार कि हमको ये फालतू की चीजों में मत डालो, हमको कहते हैं हमको चाहिए एजुकेशन, चाहिए हमको टेक्नोलॉजी चाहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारी पॉलिटिशियन ने भी अपनी पॉलिटिक्स को चेंज करा, और उनको आना पड़ा, उनको मजबूर होना पड़ा कि वो टेक्नोलॉजी की बात करे, वो एजुकेशन की बात करे, वो एजुकेशन दे, वो टेक्नोलॉजी दे, वो सारी चीजें दे जिससे कंट्री आगे बढ़ सके। बिकॉज यूथ ने वो डिमांड करी। नो डाउट आपके यहाँ पे भी यूथ डिमांड कर रहा होगा, बट ऑब्वियस सी बात है यूथ उतने हद से ज्यादा बढ़ के डिमांड नहीं कर रहा कि पॉलिटिशियंस को झुक के आना पड़े। पॉलिटिशियन हमेशा वही बात करेंगे जो कि जनता सुनना चाहती है, जो कि जनता चाहती है। आपकी जनता जिस तरीके की चीजें वहां पे चाहती होगी, जिस तरह की बातें वो सुनना चाहती होगी, वहां के पॉलिटिशियन भी वैसी ही बातें करेंगे। पॉलिटिशियन सिर्फ एक शीशे की तरह है, जिस तरह की आवाम उनके सामने होगी, शीशा भी उसी तरीके की शक्ल उनको दिखाएगा। ये सिंपल है। तो आप पॉलिटिशियन को चेंज करने से पहले आप अपने आप को चेंज करें। बट हाँ, ये फिजूल खर्ची है, मैं इस बात से आपके बिल्कुल मैं मानता हूँ, और इसको सही भी होना जरूरी है। और दूसरी बात, आपको क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे अपने देश में पूछना पड़ेगा सबसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और सारे यूथ को मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जहाँ पे जनता है उसी की सब सुनता है, ये कॉमन सी बात है। में ये क्यों नहीं कॉन्फिडेंस दिया जाता कि भाई आम इंसान, कोई आप हो, मैं हूं, कोई भी है, वो अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपनी कंट्री की बेहतरी के लिए इलेक्शन में आ सकता है, वो अपना जो है आवाज उठा सकता है। इंडिया की बात करें, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, एक तरफ हम उन्हें चाय वाला कहते हैं, ये नहीं देखते कि कम से कम फिर ये तो है ना कि चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बनता है उधर। हमारे नसीब होते कि अगर हमें भी कोई चाय वाला मिल जाता। देखिए, आप चाय वाला तो कह देते हो, मेरे ख्याल से इंडिया वाले इस पे प्राउड फील करते होंगे। एक चाय वाले ने इंडिया की तकदीर बदल दी, इंडिया का नक्शा बदल दिया, दुनिया की 5वीं इकोनॉमी उसे बना दिया, चांद पे इंडिया को बैठा दिया। तो भाई ऐसा चाय वाला, G20 समिट जो हुआ है, पूरी दुनिया जो इंडिया के दिल्ली में आया है, तो ऐसा चाय वाला हमें भी दे दो भाई, कि हमारा भी मुल्क तरक्की कर सके। हमें तो आपने चोर और डाकू दिए सारी जिंदगी, और हम भी खुद ही उन्हें वोट डालते रहे, और क्या हमारे मुल्क के साथ किया कि दुनिया में ज़लील और रुसवा के अलावा हमारे पास है क्या? आप चले जाइए दूसरी कंट्री में, मैं तो गया हूँ शुएब भाई, मुझे पता है कैसे वो कपड़े उतरवाते हैं पाकिस्तानियों। ये हमने भी देखा है कि क्या होता है पाकिस्तानी से। इनफैक्ट तो हमने यही देखा है कि हम पाकिस्तानी ना, काफ़ी पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अपने आप को पाकिस्तानी बोलते नहीं है, वो इंडियन बोल देते हैं। जब तक उनका पासपोर्ट चेक नहीं होता, उनकी आइडेंटिटी चेक नहीं होती, तब तक वो बताते भी नहीं है कि वो किस देश के हैं। उनको शर्म महसूस होती है पाकिस्तानी कहने में अपने आप को। इससे बड़ी जलालत वाली बात, इससे बड़ी शर्म वाली बात किसी भी देश के लिए ये नहीं हो सकती कि उस देश के लोग अपने आप को उस देश का वासी बोलना ही नहीं चाहते, उस देश के रहने वाले बोलना ही चाहते, अपने देश का नाम ही नहीं लेना चाहते, और किसी दूसरे देश को अपना देश बताने लग जाए। तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। और ये सब चीज़ें आपके पॉलिटिशियन को मिलके, आपके जितने भी सर्विस क्लास के लोग हैं उनको मिलके, जिनको आम भाषा में बाबूशाही बोलते हैं, उन सबको देख के, और यूथ को, आपके आपके हर टीम को, हर डिपार्टमेंट को आपको ये सोचना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट में ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, क्या है कमी हमारे देश के अंदर। और यकीन मानिए, पॉलिटिशियन चेंज तभी होते हैं जब उनके सामने डिमांड ऐसी रखी जाए। आप जब तक डिमांड नहीं करेंगे ना, और स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं करेंगे, तब तक आपको सप्लाई नहीं मिलने वाली है। मैं अगेन आपको यही बोल रहा हूँ, डिमांड होगी तो सप्लाई मिलेगी, ज़्यादा डिमांड होगी तो अच्छी सप्लाई मिलेगी। एका दुक्का कहीं डिमांड होगी ना, तो कोई सप्लाई नहीं देने वाला आपको। तो अभी
सप्लाई आपके पॉलिटिशियन उसी चीज की कर रहे हैं जिस चीज की आपके देश में डिमांड है। ऑब्वियसली बात है, अब आप डिमांड को चेंज करेंगे और जब स्ट्रॉन्ग डिमांड आएगी तो सप्लाई भी चेंज हो जाएगी। यानी कि जब आप अपने हक की बातें करेंगे और सारे लोग मिलकर करेंगे, हमें आपको सप्लाई मिलेगी, पॉलिटिशियन को झुकना पड़ेगा। और जो आप ये बोल रहे हैं कि आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत है, मैं नहीं समझता कि आपको पाकिस्तान में चेंजेस लाने के लिए इलेक्शन लड़ने की जरूरत है। इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा फैक्टर है। जब तक आप इकोनॉमिक्स को नहीं समझेंगे तब तक आपके देश में ये प्रॉब्लम होती रहेंगी। जरूरी नहीं है कि हर चीज पॉलिटिशियन करें। हमारे देश में पॉलिटिशियन जितने स्ट्रांग हैं, जितना आप देखते हैं न्यूज में कि हमारे यहाँ देश के पॉलिटिशियन उतने स्ट्रांग है, उतना ही हमारा बिजनेस क्लास भी स्ट्रांग है। तो आप देखेंगे बिजनेस, ये पॉलिटिशियन और बिजनेस क्लास हमारे देश में मिल के काम करते हैं। बिजनेस क्लास बोलता है कि हमको ये चीजें चाहिए, तो हमारे पॉलिटिशियन बिजनेस क्लास के लिए वो सुख सुविधाएं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। अगर बिजनेस क्लास बोलता है कि हम इस तरह काम करना चाहते हैं, उसके लिए हमको ये चीजें चाहिए, तो पॉलिटिशियन को वो काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस क्लास को वही चीज, बिजनेस क्लास भी उन्हीं चीजों की डिमांड करता है जिनके उनके कस्टमर, कंज्यूमर उनकी डिमांड करते हैं कि कंज्यूमर को ये चीज चाहिए। बिजनेस क्लास बोलता है हम ये बनाएंगे, पर उसके लिए हमको ये करना है। गवर्नमेंट उनके हाथ में आती है, गवर्नमेंट बोलती है ठीक है आपको ये चाहिए, हम ये आपके लिए सुख सुविधाएं लाएंगे। ये तीनों का सर्कल मिलके जो है ना इकोनॉमिक्स को बढ़ा, जैसे जैसे इकोनॉमिक्स बढ़ती है देश में खुशहाली आती है, देश में सब कुछ बढ़िया होता है। वही चीज़ हमारे साथ भी हो रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत है। आप बहुत से सेक्टर्स और भी हैं जहाँ पे आप चेंजेस ला सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो लड़िए सर। हम भी देखना चाहते हैं कि इलेक्शन में इस बार कोई यूथ आए, कुछ ऐसी चीज है जिन पे अकल है, कुछ जो समझते हैं, जो दुनिया को समझ रहे हैं, ऐसे लोग हम भी चाहते हैं कि हमारी नेबर कंट्रीज में आए। ओके, कैसे वो चेक करते हैं, यकीन करें कि अपने आप पे शेम फील होने लग जाता है कि यार मैं इंसान हूँ कि मेरे साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। नहीं, और उधर नहीं हूँ यार, मैं पाकिस्तानी हूँ। जी हाँ, अब उधर से मैंने देखा बंगाली भी जा रहे हैं, इंडियन भी जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ वो सलूक नहीं हो रहा जो हमारे साथ हो रहा है। हम इतने गंदे हो चुके हैं। अभी आपने एक बात की कि नवाज शरीफ साहब ने बात की थी कि अभी रिसेंटली जो उनका इंटरव्यू आया है कि इंडिया चांद पे चला गया, वो तो हमने जाना था। ये सियासी बयान है, ये सब ड्रामा है, ये सब झूठ है। मैं यकीन कीजिए, मैं बड़े रीजनेबल तरीके से ये बात समझा रहा हूँ, अलग तरीके और भी हैं। ये सब झूठ है। 3 टेन्योर गुजारे इन्होंने। हाँ। उस टाइम याद नहीं आया कि हमने चांद पे जाना है। आप सोचिए, 3 टेन्योर इन्होंने गुजारे। इन्हें नहीं पता था कि बिजली अपनी पैदा करनी है। 3 टेन्योर इन्होंने गुजारे। इन्हें नहीं पता था कि IMF से हम कर्जा लेंगे तो मजीद फंसेंगे हम लोग, हमारी अवाम फंस जाएगी। आज अब हम IMF के ऐसे गुलाम हो चुके हैं कि बिजली के हम गुलाम हैं। IMF का इशारा होगा तो बिजली का रेट निकलेगा, IMF कहेगा तो पेट्रोल का रेट निकलेगा, IMF कहेगा तो तुम्हारे मुल्क की तकदीर चेंज होगी। क्यों बिक गए हम IMF के लिए? हमें क्यों खरीद लिया IMF ने? इन करप्ट हुक्मरानों की वजह से। सर, ये लोग ना होते, ये अपने महल ना बनाते, ये लोग अपने बिजनेस ना करते, ये लोग अपने आप को अरबोपति ना बनाते, करोड़ों रुपए की तो गाड़ियां यूज करते हैं ये लोग। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर देख लीजिए, मैंने योगी जी के ऊपर एक प्रोग्राम किया पिछले दिनों। हाँ। आप यकीन कीजिए, योगी जी की हिस्ट्री तो निकाल के देखे, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ। इन्हें क्लास कहते हैं, एक आम इंसान यार। मैंने कहा था कि वो 2-4-5 हजार रुपए का सूट पहनते हैं, जो उन्होंने ऑरेंज कलर का एक ड्रेस पहनते हैं। हाँ। मुझे पता चला 400 रुपए का ड्रेस है भाईजान वो। तो आबिद भाई, योगी जी की आपने बात करी, योगी आदित्यनाथ जी, उनको योगी क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने एक वो हम आपके और हमारी तरह इस दीन दुनिया के नहीं है। उन्होंने मतलब एक तरह से जीवन अपना जो है ना भगवान के उसमें और देश के उसमें त्याग दिया। तो जो आप उनके कपड़े देखते हैं ना, वो एक हमारे यहाँ पे साधुओं का चोला है, उसको चोला बोला जाता है। और वो इतना महंगा नहीं आता, वो भगवे कलर का हमारे यहाँ पे साधुओं का चोला है। उसमें कोई भी आप देखेंगे कोई और कलर आपको दिखेगा नहीं। ये चीज़ बाबा रामदेव को आप देखेंगे वो पहने देखते हैं, या किसी भी आप अच्छे साधु को देखेंगे तो वो भी यही पहने आपको मिलेंगे। ये एक भगवा चोला है हमारे यहाँ पे, और ये हम इसको पैसे में नहीं देखते हैं। सादा जीवन जीते हैं इस तरह के लोग, सिर्फ सादा जीवन जिएंगे। ज़्यादा उनके उसमें लाल लपट नहीं होता है जैसे हमको दुनिया में बहुत सी चीज़ों की लालसा होती है। हम चाहते गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, ये भी हो, वो भी हो। उनको किसी चीज़ की मोह माया नहीं रहती। वो एक तरह से मतलब जैसे आपके यहाँ पे पीर फकीर होते हैं ना, वो समझ लीजिए वो उस तरीके के लोग हैं। और वो इस तरीके के काम करते हैं। उनको सिर्फ देश और अपने भगवान के नाम पे उन्होंने जीवन अर्पण कर दिया होता है, देशवासियों के ऊपर जीवन अर्पण कर दिया, और वो वही जीवन बिता रहे। वो ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों में भोग विलास में नहीं रहता है। मैंने आपको जैसा बताया, जैसे पीर फकीर आपके यहाँ होते होंगे, या वैसे हमारे यहाँ पे ये लोग होते हैं। आपको अपनी डिमांड स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी यार। पाकिस्तान में डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है। ये इतने
सालों में जो बेफजूल की बातें पाकिस्तान के दिमाग में घुसेड़ दी गई है ना, एक छोटे से छोटे बच्चे के दिमाग में बेकार की बातें घुसेड़ दी गई है, ये सही नहीं है। ये और ये बहुत ही खराब है आपकी इकोनॉमी के लिए भी। और सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे तो मैं बार बार इकोनॉमिक्स में क्यों बार बार आपको ये कर रहा हूँ, मैंने जैसे आपको बताया, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ और इकोनॉमिक्स सिखाता भी हूँ, मैं पर्सनल फाइनेंस सिखाता भी हूँ। इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस यार। जब पैसा आपके कंट्रीज में आएगा ना, आप जो भी बातें कर रहे हो वो किससे सही हो सकती है, वो फाइनेंस से अच्छी हो सकती है। जब पैसा ही नहीं होगा तो क्या आईएमएफ आपको लूटेगा? आईएमएफ छोड़िए, चाइना आपको लूटेगा यार। आप अमेरिका की दुहाई देते हैं, अमेरिका आपको लूटेगा यार। कोई भी देश जब तक आपका पैसा नहीं होगा, आप उसके नीचे बने दबे ही रहेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे आपके यूथ को, आपकी पब्लिक को डिमांड स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक डिमांड नहीं आएगी, आपके पॉलिटिशियन, आपके बाबूशाही आपको सप्लाई नहीं देने वाला है यार, सिंपल सी बात है। तो डिमांड स्ट्रॉन्ग करवाइए। आप इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं, आपके आसपास इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं, और आपके साथ यूथ जो है, जब उनके दिमाग में ये घुसेगा कि हम लोगों को अब क्या चीज़ें चाहिए और वही हम सिर्फ देखना है, हमको ये बेफजूल की चीज़ों में नहीं पड़ना है, तो आपके पास अपना आप ही ये पॉलिटिशियन और ये बाबूशाही आपको वो चीज़ें देंगी, इनको देना ही पड़ेगा, मजबूरी इनको पड़ जाएगी कि वो आपको दे, क्योंकि इनकी फिर नेतागिरी खतरे में आ जाएगी अगर वो चीज़ें नहीं करी। अभी इनकी नेतागिरी ये समझते हैं कि किन चीज़ों पे चलती, तो वो चीज़ें आपको आके थोप देते, वो चीज़ें आपको करते, वैसे वादे आपके सामने करते। हम तो यहाँ पे पीस 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 की बात तक जाएगी, वीजा जरूर मिलेगा और इससे पीस को बड़ा प्रमोट किया जाएगा और दोनों कंट्रीज का बहुत फायदा होगा। आबिद भाई, दोनों कंट्रीज से याद आया कि मतलब हम तो यहाँ पे पीस 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 की बात करते हैं, इंडिया के लोग, इंडिया की ऑडियंस जो हमें देखते हैं वो कहते हैं भाई अब हमें आपके साथ रिलेशन नहीं चाहिए, हमें कोई पीस नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ, कोई तल्लुक नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग जो उनसे हो दोगले हो, बात कुछ और करते हो, प्रैक्टिकली कुछ और है। मतलब इमेज इस हद तक खराब हो चुका है। ये हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इत्मीनान कैसे बिल्ड कर सकते हैं अपना? इत्मीनान हमारे बीच में दुआ कीजिए कि अल्लाह कोई मूसा पैदा करे, कोई ऐसा हुक्मरान आए जो पीस को लेके चलने वाला हो, जो इंतशारी ना हो, और ये ऐसा हुक्मरान ना है जिसे पता ही ना हो कि क्या हो गया है। ऐसे ही है। यानी कि कोई हादसा होता है इंडिया में और हमारे हुक्मरान कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं और है। दूसरे नंबर पे जब हम उनसे मैच जीते हैं तो हमारे ही हुक्मरान, हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर ये कहते हैं आज आज इस्लाम जीत गया और जो सा अब वो काफिर बताइए, हार गए। अब स्पोर्ट के साथ मजहब कहाँ से आ गया बीच में? और स्पोर्ट तो गैर मुस्लिम भी खेलते हैं, क्रिश्चियंस भी खेलते हैं, सिख भी खेलते हैं, मतलब दुनिया का हर रिलीजन, कोई भी मजहब हो वो स्पोर्ट्स खेलता है। यानी कि आप क्रिकेट खेलोगे तो वो मुसलमान हो जाएगी क्रिकेट सारी। यार आप सोच समझ के बात कीजिए। ठीक है। और पीस की बात जब तक नहीं होगा, जब तक आप अपनी झूठी अना को खत्म नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक आप झूठ बोलना खत्म नहीं करेंगे, दोगली पॉलिसी अपने बीच में से आप बिल्कुल खत्म सही नहीं बात, करेंगे। देखिए मैं हमेशा ये सही बात बात। करता हूं कि जिस घर के 2 जवान मर गए हों, शहीद हो गए हों, वो घर के उनके बच्चे या उनके घर के फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर जो हैं, वो कभी आपसे प्यार करेंगे? वो नफरत करेंगे हम लोगों से कि हमारे बड़े मार दिए सही बात, इन्होंने, बच्चा कहेगा मेरा बाप सही मार बात। दिया है। इसी तरह ही पाकिस्तान में है। दोनों साइड पे। पाकिस्तान के लोग जिनके मरे हुए हैं वो कहते हैं कि जी हम इंडिया से नफरत करते हैं, हमारे बाप को मार दिया, हमारे भाई को मार दिया, हमारे इसको मार दिया। तो देखिए ये कब तक होगा? इसे अब खत्म करना है इन चीजों को। देखिए आबिद भाई, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। जो ये आपने बात बोली है ना कि ट्रेड होगा, यही बात मैं कब से कह रहा हूँ। ट्रेड होके क्या होगा, एक्चुअली आपका इकोनॉमिक्स हमारा स्ट्रांग होगा। और यकीन मानिए, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था यानी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया। आप इंडिया के साथ कितना भी ट्रेड कर ले, वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होगा। मतलब जितना इंडिया को फायदा होगा, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल फायदा नहीं होगा, फायदा तो होगा इंडिया को, बट उतना उससे कई ज्यादा, और कई ज्यादा से मतलब कई गुना, 20 गुना, 100 गुना फायदा पाकिस्तान को होने वाला है। क्योंकि इंडिया के साथ आप जो भी ट्रेड करेंगे एक हद तक ही कर सकते हैं, और वो इंडिया के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। बट ये भी सच है यार कि हर बार कोशिश करिए, और आप हो सकता है आप लोग या आपके यहाँ के लोग, यूथ जो भी पढ़ाई करता है, जो भी पढ़ता है, वो हो सकता है कि हमारी कहीं भी बात को सही ना माने, और हो सकता है हम भी आपकी कही हुई की बात को सही ना माने। तो न्यूट्रल ग्राउंड पे जाएं और इंटरनेट पे हिस्ट्री को सर्च करें, और हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि ज्यादातर जंगें किसकी तरफ से शुरू करी गई, लड़ाई किसकी तरफ से हुई, छोटी मोटी चीजें किसकी तरफ से हुई। तो आपको पता चलेगा कि यार न्यूट्रल ग्राउंड पे हर कोई ऐसा क्यों कह रहा है कि यार पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव हुआ, पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट हुआ। देखिए रिटेलिएट तो करेगा ना हर देश रिटेलिएट करेगा। मैं मानता हूँ कि यार लोगों की जाने गई हैं, वो गलत हुआ है, उनके परिवार के साथ मेरी सहानुभूति है। पर इंडिया में भी जाने गई है तो इंडिया के परिवार के साथ भी हमारी सहानुभूति है। बट आपको समझना पड़ेगा कि हम अब आपकी रेस में है ही नहीं। हमको आपको
आप आगे बढ़े उससे हमारा फायदा है, बट अगर आप हमारे से अगर आप आगे ना भी बढ़े तो हमारा कोई नुकसान है नहीं, क्योंकि हम जिस रीजन में रहते हैं वहाँ पे छोटे छोटे बहुत से देश हैं जिनके साथ हम अपना चीजें आगे बढ़ा सकते हैं, उनको साथ लेके आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर एक देश आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो हमसे दोस्ती नहीं रखना चाहता, या वो उसके व्यवहार हमसे सही नहीं है, तो हमको उसकी जरूरत भी नहीं है, तो हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो यही चीज है, जरूरत आपकी है तो आपके लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, आपके लोगों को हर बार आना पड़ेगा। अब आपके यहाँ से ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा यार कि इंडिया तो बात ही नहीं करना चाहता। इंडिया क्यों बात करेगा? क्योंकि हर बार इंडिया ने जब भी बात करी है आपके यहाँ से प्रॉब्लम ही आई है, आपके यहाँ से धोखे मिले, तो इंडिया बात नहीं करना चाहता। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पीछे हट जाएंगे। आपके यहाँ के लोग बोल देंगे भाई जी वो बात ही नहीं करता, हम भी क्या कर लें। हमारे यहाँ पे ना एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, आवत जावत सिल पे पड़त निशान। मतलब आप जितनी बार प्रयास करते हैं, आप जितनी बार अभ्यास करते हैं, एक ऐसी बुद्धि जिसको कुछ आता भी नहीं था, बेवकूफ खत्म, वो भी बहुत तेज हो सकती है, वो भी बहुत समझदार हो सकती है। और जिस तरह से आप कुएं में अगर पानी निकालते हैं तो रस्सी को देखते होंगे वो बार बार उस पत्थर लगते, तो बार बार उस रस्सी की इतनी ताकत नहीं होती कि उस पत्थर पे वो निशान डाल सके, पर इतनी बार उस पे घिस घिस के उस पत्थर भी निशान पड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप बार बार कोशिश कीजिए, हर बार कोशिश कीजिए, क्योंकि और नेक दिल से कीजिए, ये नहीं कि सिर्फ सेल्फिश होकर कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सच्चे दिल से कोशिश करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी ना कभी इंडिया को आपसे बात करनी पड़ेगी, इंडिया को आपकी बात सुननी पड़ेगी, और आपको वही तो मौका चाहिए ना यार। और अगर आपके दिल से होगी तो इंडिया सुनेगा भी यार, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर आपने दिल से अगर हर चीज़ का पछतावा किया, हर चीज़ को जो आपकी तरफ से गलतियाँ हुई उनको माना और उनको सुधारने की कोशिश करी, तो इंडिया भी आपका बिल्कुल सपोर्ट करेगा यार। आशा करता हूँ आपको ये रिएक्शन पसंद आया होगा। पाकिस्तान से अगर कोई देख रहा है, अगर इन बातों पर अमल कर सकता है, एक आपके इंडिया के एक भाई का, एक दोस्त का, एक बेटे का, आप जिस भी तरीके से मुझे देखना चाहते हैं, अपना एक फीडबैक था। और आशा है आपको ये फीडबैक पसंद आया होगा। अगर इसमें कुछ चीज़ आपको ऐसी लगी है कि यार कुछ गलत बोल दिया गया है, तो उसके लिए तो पहले मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहूँगा। और आप सब लोगों से, चाहे वो इंडिया के हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, या किसी भी देश के हैं, वो देख रहे हैं, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या गलत लगा। और लास्ट में जाते जाते एक बार फिर से यार, ये आबिद भाई और शोएब भाई की बात ना इंडिया से कोई पहुंचाए, इनको वीज़ा दिलाए, ताकि ये भी इंडिया में आके एक रिएक्शन नोट कर सकें, एक अपना रिएक्शन वीडियो बना सकें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।